नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। 10 सितंबर यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है नागपुर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कुमार कामले। डॉक्टर कुमार, आपका केसरी उजाला न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कुमार, चर्चा को शुरुआत करने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आखिर क्यों मनाया जाता है, इस दिन की क्या क्या विशेषताएं हैं? थैंक यू श्रुतिका सवाल पूछने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हर साल 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मतलब आत्महत्या रोकथाम दिन ऑब्जर्व करता है। हर जगह पर इसके लिए अवेयरनेस के अलग अलग प्रोग्राम्स अरेंज करता है। तो ये अवेयरनेस क्यों करना है, ये पहले समझना ज़रूरी है। जैसे कि तो आत्महत्या ये एक ऐसी परिस्थिति है या एक ऐसी घटना है जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में लोगों के बीच में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो अगर जागरूकता सही तरीके से फैलाई जाए तो आत्महत्या से जुड़ी हुई जिन लोगों की मृत्यु होती है उसके आंकड़े घटाने में हमारा ये काफ़ी अच्छा प्रयास हो सकता है। तो इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए, इसलिए ये दिन जो है हर जगह पर ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो डॉक्टर कुमार, हमें ये बताइए कि जन जागृति करना, सुसाइड के बारे में लोगों को इम्पोर्टेंस उसका बताना क्यों ज़रूरी है? देखिए श्रुतिका जी, आज विश्व में WHO के जो रिजल्ट्स आए हैं सर्वे के, उसके मुताबिक हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड के वजह से होती है। भारत में अगर हम इन आंकड़ों के बारे में देखते हैं तो अमूमन हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड के वजह से होती है। साथ ही साथ सुसाइड 15 साल से लेकर 29 साल की आयु के जो लोग हैं उसमें तीसरे नंबर का मृत्यु का कारण अभी रिसेंटली देखा गया है। ये जो आयु वर्ग जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आयु वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है, कल का नागरिक होकर आगे इस देश को अग्रसर ले जाने में मदद करने वाला आयु वर्ग है। इस आयु वर्ग में सुसाइड तीसरे नंबर का कारण है मृत्यु का। तो अगर सुसाइड के बारे में जन जागृति निर्माण की जाए तो इन लोगों में सुसाइड के कारण का मृत्यु दर कम किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत अलग अलग वर्गों में सुसाइड के कारण से मृत्यु होती है। जैसे हमें पता है फार्मर सुसाइड, किसानों के बीच आत्महत्या की समस्या हम सब जानते हैं। इसके बारे में भी अगर जन जागृति निर्माण की जाए, सुसाइड या आत्महत्या के रोकथाम के किस तरह से प्रयास करने चाहिए, अगर ये जन जागृति लोगों के बीच ये जानकारी पहुंचती है तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इन आंकड़ों में कमी लाने में मदद होगी। रिसेंटली ही एक आंकड़ा सामने आया है कि हर 1 घंटे में, भारत में हर 1 घंटे में एक छात्र की मृत्यु सुसाइड के कारण होती है। ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, ये बहुत चिंता की बात है। सोचिए, स्कूल में जाने वाली एक व्यक्ति, बालक जिसकी ज़िंदगी अभी जस्ट शुरू हुई है, भारत में ऐसे आयु वर्ग की व्यक्ति 1 घंटे में जान गंवाती है, वो सुसाइड के वजह से। अगर इन आंकड़ों की जानकारी हमें नहीं होगी तो हमें इस समस्या की गंभीरता का कितना स्वरूप है ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक ये आंकड़े पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इन आंकड़ों को जब लोगों के पास पहुंचेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि सुसाइड कितनी बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ सुसाइड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के बीच में उसे कैसे रोका जाए, इसके बारे में अगर मैं सवाल पूछूं तो हार्डली कोई जानकारी होगी। मैं अगर आप एक उदाहरण दूं कि अगर मैं पूछूं कोरोना रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ऑब्वियसली सबको पता है, अधिकतर लोगों को ये जानकारी है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है,
सही समय समय पर हाथ की सफाई, हाथ साफ रखना ज़रूरी है। लेकिन यही इसी तरह से अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई सुसाइड प्रिवेंशन या आत्महत्या रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो अधिकतर जन सामान्य के पास इसका उत्तर नहीं है। तो जब तक सुसाइड प्रिवेंशन, मलेरिया, डेंगू, एड्स, टीबी, इन तरह की बीमारियों के बारे में जैसे जन जागृति निर्माण की गई है, उसी तरह सुसाइड की समस्या के बारे में, सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में भी जन सामान्य में इतनी जन जागृति करना ज़रूरी है। तब जाकर सुसाइड से जुड़ी हुई जो मृत्यु दर है वो कम हो पाएगी। याद रखिए, सुसाइड इज़ प्रिवेंटेबल। सुसाइड या आत्महत्या को टाला जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए क्या प्रबंध करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जन जागृति करना ज़रूरी है। तभी इससे जुड़े हुए मृत्यु दर, इससे जुड़े हुए आंकड़े कम हो पाएंगे। जी डॉक्टर कुमार, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करती है या आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए श्रुतिका जी, आत्महत्या से जुड़ी हुई कारण अगर हम समझने जाए तो अधिकतर समय ये देखा गया है कि कोई ना कोई मानसिक बीमारी के वजह से व्यक्ति सुसाइड या आत्महत्या के मार्ग पर चलती है। आमतौर पर अगर सबसे आम मानसिक बीमारी जो आत्महत्या से जुड़ी है वो है उदासीनता की बीमारी या डिप्रेशन की बीमारी। अधिकतर 90% मतलब अगर 100% हम लोगों का एक सर्वे करते हैं जो आत्महत्या के विचार जिनके मन में आए या जिनकी मृत्यु आत्महत्या से हुई है, तो उनमें अगर हम एक जानकारी लेने की कोशिश करें तो डिप्रेशन ये करीब 90% लोगों में पाया गया है। डिप्रेशन के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर भी कई प्रमाण में लोगों मानसिक स्वरूप से जो बीमारी है, जो सुसाइड के कारण की वजह जानी जाती है, वो एक है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ ही नशे की बीमारी, एडिक्शन इलनेस, नशे पर निर्भरता की बीमारी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है सुसाइड से सुसाइड के रीजंस में, कारण में, क्यों व्यक्ति सुसाइड की ओर बढ़ती है उसमें से कारणों में। इसके अलावा ये तो हो गई मानसिक बीमारियाँ। मानसिक बीमारियों के अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जिसके वजह से व्यक्ति सुसाइड करती है या सुसाइड की ओर बढ़ती है। जी डॉक्टर कुमार, आपने अभी जिक्र किया उदासीनता, डिप्रेशन के बारे में, तो हमारे दर्शकों को इस डिप्रेशन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी, डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर। मूड मतलब मन की स्थिति, मतलब मन में कौन सी भावना है। अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है जिसके वजह से हम दुखी होते हैं, तो आम तौर पर व्यक्ति कुछ समय के लिए दुखी रहता है। उदाहरण के तौर पे दे दूँ तो ब्रेकअप हो गया या आर्थिक नुकसान हो गया, तो कुछ समय तक व्यक्ति दुखी रहती है। वो कुछ दिनों के लिए दुखी रह सकती है, कुछ हफ्तों के लिए, मतलब कुछ समय के लिए दुखी रहती है। लेकिन साथ ही साथ वो हर समय, पूरा समय दुखी नहीं रहती है। बाकी समय वो उस दुख से बाहर निकलकर अपनी आम जिंदगी, अपने रोज़मर्रा के काम वो करती है, थोड़ी बहुत दुखी रह सकती है। लेकिन डिप्रेशन, इस बीमारी में व्यक्ति लगातार दुख की भावना से गुजरता है, उसके मन में लगातार दुख बना हुआ रहता है, उदासी छाई रहती है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेसर मौजूद हो, मतलब कोई कारण मौजूद हो जिसके वजह से वो व्यक्ति दुखी हो या उदासीनता की बीमारी का शिकार हो। बगैर किसी स्ट्रेसर या किसी घटना के वजह से भी व्यक्ति उदास हो सकती है। इस बीमारी में मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। जीवन में नाउम्मीदी सी आ जाती है। नाउम्मीदी मतलब
कुछ ठीक नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति को हर जगह पर हमेशा अपयश दिखाई देता है। उसे कोई पॉजिटिव आउटकम, इसमें से कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं लगता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति में दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे नींद की गड़बड़ी महसूस होती है। नींद लगातार मेंटेन करने में मुश्किल होती है, मतलब बार बार रात को आँख खुलती है, या फिर कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि सुबह सवेरे जल्दी आँख खुल जाती है और उसके बाद नींद ही पूरी नहीं होती है। आमतौर पे हम कहते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद ये एक अच्छी मात्रा होती है नींद की, लगातार ली गई, एक समय पे ली गई। लेकिन डिप्रेशन के मामले में नींद की भी गड़बड़ी कई बार देखी गई है। इसी के साथ कई लोगों में भूख की गड़बड़ी भी देखी गई है। अधिकतर लोगों में भूख जो है वो कम हो जाती है, व्यक्ति खाना खाना कम कर देती है। कुछ ही मात्रा में, कुछ प्रतिशत लोगों में भूख बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ दूसरे लक्षण ये भी दिखाई देते हैं कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन या फोकस, काम पर ध्यान देने की क्षमता, उसमें कमी आती है। उसमें कमतरता आने की वजह से व्यक्ति जो काम पहले एकदम आराम से सहज तरीके से कर लेता था, अभी उसको वो जमते नहीं है। इसी के साथ साथ व्यक्ति को बार बार बिना किसी कारण के रोने को आ जाता है, बिना किसी कारण के। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे अलग अलग डिप्रेशन से जुड़े हुए लक्षण हैं। अब थोड़ा सा हमें समझना है कि डिप्रेशन के लक्षण तो ये हो गए, कारण क्या होता है। बेसिकली ये एक मन की बीमारी है, मन जो ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे मगज से रिलेटेड है। इसमें हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके स्तर ऊपर नीचे होते हैं। इनके इम्बैलेंस के वजह से डिप्रेशन की बीमारी उभर कर आती है। इसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन का इलाज दवाई, काउंसलिंग और बाकी तरीक़ों से किया जाता है। आमतौर पर डिप्रेशन का इलाज में दवाई और काउंसलिंग ये दोनों साथ में मिलकर होते हैं। सिर्फ दवाई देंगे तो डिप्रेशन में जो असर है ट्रीटमेंट का, अच्छा आउटकम, वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। इसलिए काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। सिर्फ एक आयाम पर काम करेंगे तो नहीं जमेगा, दोनों को साथ लेकर चलना है। डिप्रेशन में अगर ट्रीटमेंट सही समय पे ली नहीं गई और वो अनट्रीटेड या बगैर इलाज के डिप्रेशन की स्थिति जारी रही, उदासीनता की स्थिति जारी रही, तो आगे चल के इसका कॉम्प्लिकेशन, मतलब एक्सट्रीम जो आउटकम हो सकता है, परम उसका जो रिज़ल्ट हो सकता है, वो सुसाइड या आत्महत्या के विचारों के द्वारा देखा गया है। डिप्रेशन अगर ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ व्यक्तियों में आगे चलकर उस व्यक्ति में उदासीनता से बढ़कर आगे आत्महत्या से जुड़े हुए विचार और उससे जुड़े हुए लक्षण उभर कर आते हैं। इसीलिए डिप्रेशन को सही समय पे ट्रीट करना ज़रूरी है, सही व्यक्ति से सलाह लेना ज़रूरी है, सही तरीके से दवाइयों के तरफ ध्यान देना ज़रूरी है और सही समय पर दवाई और ट्रीटमेंट देने की वजह से आगे चलकर ये जो आत्महत्या का कॉम्प्लिकेशन है ये टालने में मददगार हो सकता है। जैसे आपने बताया कि सही समय पर मरीज़ को इलाज मिलना ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो सामाजिक सोच है एक कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो एक मेंटल समझ के उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए कई लोग डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जी एग्जैक्टली ये जो है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, बदनामी का डर। जी। मानसिक बीमारी से जुड़े हुए जब लक्षण उभर कर आने लगते हैं लोगों के मन में, तो वो
बहुत सहज तरीके से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते नहीं हैं। वो कोशिश करते हैं, पहले तो मानने को ही तैयार नहीं होते कि नहीं मुझे नहीं है, मैं मानसिक तकलीफ वगैरह कुछ नहीं, ये थोड़ा बहुत ऐसे तो होते रहता है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मानसिक बीमारी के लक्षण बढ़ते जाते हैं और वो फिर उस व्यक्ति को ही परेशान नहीं करते, तो उसके आसपास के लोगों को ऊपर भी उसका असर पड़ने लगता है। उनके रिश्तों में परेशानी आने लगती है। व्यक्ति जहाँ पर काम करने को जाता है उस काम की जगह पे सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उसके ऑक्यूपेशन पर इसका असर पड़ता है, ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। आगे चलकर सामाजिक स्तर पर भी उस व्यक्ति को मुश्किल होती है। ये किसी भी मानसिक बीमारी से जुड़ा हुआ एक जनरल मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मानसिक बीमारियों को सही समय पर ट्रीट ना किया जाए, इलाज ना किया जाए, तो आगे चल के ज़िंदगी के इन अलग अलग पहलुओं पर उसका असर पड़ने लगता है। और ये अगर लोगों में जागरूकता निर्माण हो और ये जो मन में मलिनता के विचार है, मेंटल ऐसी सारी चीज़ें, ये पहले निकाल देना है, ये शब्दों का प्रयोग करना बंद करना है। इसीलिए अगर सही नज़रिया उत्पन्न हो, लोगों में दृष्टिकोण का अगर बदलाव होता है, मानसिक बीमारियों को भी बाकी बीमारियों की तरह देखा जाए, तो फिर मानसिक बीमारी से जो अगर मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए, और वो खुद से पहुंचना शुरू करेगी। और साथ ही साथ एक थोड़ा सा मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मन की बीमारियों में जब भी किसी व्यक्ति को मन की बीमारी के लक्षण होते हैं तो उस बीमारी के इलाज में उस व्यक्ति से जुड़े हुए उसके रिश्तेदार, उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है, उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना होता है। तो इसीलिए बाकी लोगों का सपोर्टिव इसमें मदद करना बहुत ज़रूरी है, दोस्त, रिश्तेदार, क्योंकि उस व्यक्ति को जब मन की बीमारी के लक्षण होते हैं तो सारी तरीके से उस वक्त वो सही डिसीजंस, मतलब दवाई के बारे में वो रेगुलर खाता है कि नहीं खाता है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दोस्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस समय पर डॉक्टर के पास वापस दिखाने जाना है इलाज के लिए, कौन से कितने दिन बाद डॉक्टर बुलाते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, इसके लिए रिश्तेदारों की एक अहम भूमिका होती है किसी भी मानसिक बीमारी के मैनेजमेंट या इलाज में। दो चीज़ें हैं इसमें कि दृष्टिकोण में बदलाव की ज़रूरी है। इसके लिए जो ये हम जन जागृति पर मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, एक मानसिक बीमारी से जुड़ी हुई जन जागृति पर बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारी जन जागृति ज़रूरी है समाज के हर तख्ते तक जारी करने के लिए। इसी तरह स्कूल के लेवल पर भी, स्कूली कक्षा में भी मन से जुड़ी हुई बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, किस तरह अपने मन को स्वस्थ रखा जाए। शारीरिक स्वास्थ्य सिखाया जाता है, पीटी करते हैं हम लोग, लेकिन मानसिक रूप से स्वास्थ्य कैसे रखा जाए इसके बारे में सिखाया नहीं जाता है। तो स्कूली तौर पर, मतलब समाज के हर लेवल पर इसमें जागरूकता कैसे निर्माण की जाए, इसके लिए प्रयास अगर करते हैं तो धीरे धीरे लोगों में मानसिक समस्याओं के प्रति जो है दृष्टिकोण या आउटलुक, नज़रिया, ये चेंज होगा। क्या कहते हैं, अनुकूल नज़रिया निर्माण होगा, अनुकूल वातावरण निर्माण होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूक होने की वजह से जब भी मन में कुछ बीमारी के लक्षण, मन की बीमारी के कोई लक्षण लगते हैं तो अधिकतर लोग साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए पहुंचेंगे। डॉक्टर कुमार, हमने अभी डिप्रेशन ये एक कारण बताया आत्महत्या के पीछे, और आपने ये भी कहा कि डिप्रेशन के अलावा और भी कई कारण हैं आत्महत्या के लिए, तो जी डिप्रेशन के अलावा मैंने जैसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, स्किज़ोफ्रेनिया ये एक कारण है, जो शक की बीमारी मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहेंगे तो वो एक बीमारी है, वो भी मन की बीमारी है। नशे की बीमारी, लगातार नशे के पदार्थों पर निर्भर रहना, ये भी एक मुख्य बहुत बड़ा कारण देखा गया है।
लेकिन इसके अलावा कई सारी शारीरिक बीमारियां होती है जिसके वजह से भी व्यक्ति आत्महत्या के तरफ बढ़ता है, आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। जैसे लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक बीमारियां, कैंसर, HIV, TB, ऐसी बीमारियां जिसमें शारीरिक व्याधि होती है और लंबे समय तक इलाज चलता है, तो ऐसे बीमारियों में भी व्यक्ति के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ सकते हैं, आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिशत लोगों में पूर्व कोई भी मानसिक बीमारी ना होते हुए भी आत्महत्या के विचार आने की संभावना होती है। तो मानसिक या मन की बीमारियां छोड़ के इसके अलावा ये सारे भी कारण हैं जिसके वजह से व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, आत्महत्या की तकलीफ, आत्महत्या के विचार मार्ग पर वो जा सकता है। डॉक्टर कुमार, आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता है या आत्महत्या करने के प्रेरित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? श्रुतिका जी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त है तो। दोनों एक हाथ की उंगलियों से नाक को बंद कर दीजिए और मुंह नहीं खोलना है, बंद ही रखिए। जी, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था बंद रखिए, तो क्या हो गया फिर? जी, पूरा मतलब बंद सा हो गया, कान वगैरह सब बंद हो गए, सुनाई नहीं दे रहा था। तो क्यों आपने फिर सांस क्यों ली वापस? क्योंकि सांस लेने में मतलब लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा। राइट। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट उदाहरण इसलिए दिखाने के लिए था कि व्यक्ति की या ह्यूमन बींग्स की, मनुष्य की सहज वृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो जीने की है। वो हर हालत में जीने की ही कोशिश करता है। जैसे हमने यहाँ पे सांस रोक के रखने की कोशिश की, लेकिन सहज वृत्ति की वजह से हम वापस सांस लेने शुरू हो गए। ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की सहज वृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट जीवन जीना कंटिन्यू करना है, टू कंटिन्यू टू लिव। अब हम आत्महत्या के बारे में जब बात करते हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप सबको समझाना चाहूँगा। जब व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं तो असल में उसके मन में वो जिस परिस्थिति में होता है उसे लगता है उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन या परिस्थिति से वो बाहर नहीं आ सकता। वो जो कुछ भी परिस्थिति होगी उसको वो परिस्थिति में जीवन जारी रखना मुश्किल लगता है, और इसीलिए उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, ही नो लॉन्गर विशेस टू लिव। मतलब उसके मन में ये विचार आते हैं कि अब मुझे जीवन जीना जारी रखना मुश्किल जा रहा है, मैं और अपना जीवन जारी नहीं रख सकता। याद रखिए, उसके मन में ये विचार है कि मैं ये जीवन कंटिन्यू नहीं रख सकता। ये उसके मन में विचार आता है। उसके मन में ये विचार नहीं आते कि मुझे खुद को मारना है। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो जब इस दृष्टिकोण, इस विचार को अगर हम समझ लें तो किसी भी व्यक्ति के मन में अगर आत्महत्या के विचार आए हैं तो उस व्यक्ति की मदद करना दूसरों के लिए आसान हो जाएगा। तो जब व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं तो वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज, कुछ लक्षण छोड़ता है, दिखाता है, वो समझ में आते हैं। तो एज एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक के तौर पे ये डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लक्षण कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लक्षण कौन से होते हैं, इसके बारे में अगर हम मोटे मोटे तौर पे जानकारी अगर रखते हैं
तो शायद हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं जो सुसाइड के बारे में सोच रहे हो। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट लक्षण क्या है। डायरेक्ट लक्षण मतलब सीधे सीधे तौर पे समझ में या दिखाई देने वाले हैं वैसे लक्षण। तो डायरेक्ट लक्षण में जैसे घुल मिल कर रहने वाली व्यक्ति अचानक अकेले रहने लग गई, अभी लोगों से घुलना मिलना बंद हो गया, तो ये एक डायरेक्ट लक्षण हो सकता है कि शायद उस व्यक्ति के मन में सुसाइड या आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, आ रहे होंगे। दूसरा डायरेक्ट लक्षण है, इसी में अगर हम और आगे समझने की कोशिश करें तो डायरेक्ट लक्षणों में व्यक्ति ऐसे विचार व्यक्त करने लगती है, लेकिन सौम्य तौर पे। उदाहरण तौर पे मुझे लगता है अगर मैं मर जाऊँ तो शायद इन सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। कैसा होता अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, ये सब मेरे वजह से ही हुआ, काश मैं ना होता तो ये सारी चीज़ें ना हुई होती, अगर मैं कहीं दूर चला जाऊँ तो शायद इन सारी चीज़ों में सुधार आ सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये सारे इस तरह के वाक्य अगर सुनने को मिलते हैं तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेटर हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स या लक्षण क्या हो सकते हैं। आमतौर पे जिस व्यक्ति के मन में विचार आते हैं सुसाइड के, तो वो व्यक्ति बर्ताव में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे अचानक एक दिन उठ के एक नई वसीयत बना ली, ये एक बर्ताव में बदलाव देखा गया है। या फिर जो चीज़ उस व्यक्ति को पहले बहुत प्रिय हुआ करती थी, जो वो लोगों में बांटती नहीं थी, अब वो लोगों में आसानी से बांटने लग गया है, लोगों में शेयर करने लग गया है। ये इनडायरेक्ट बदलाव के लक्षण दिखाई दे सकते हैं इसमें। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उस व्यक्ति से, अगर आपको लगता है कि भाई उस व्यक्ति में कहीं सुसाइड के विचार तो नहीं आ रहे हैं, तो आप उससे ज़रूर बात करें, उसको ज़रूर पूछें कि भाई कहीं सुसाइड के विचार तो नहीं आ रहे हैं। ये पूछने का तरीका भी थोड़ा सौम्य होना चाहिए, कई लोगों को थोड़ा मुश्किल जा सकता है, ऐसा लगता है। तो पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि भाई देख, कई लोगों में ऐसी कंडीशन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, तुम्हें भी आ रहे हैं क्या, आपको भी आ रहे हैं क्या। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो ये काफ़ी सोबर तरीका है पूछने का, तो आगे वाली व्यक्ति को आसानी से पूछा जा सकता है इस तरीके से। जी, लेकिन ऐसे तौर पर अगर हम उससे बात करना चाहे, उससे चर्चा करना चाहे कि आत्महत्या के बारे में, उसके विचारों के बारे में, तो ऐसे पूछे जाने पर वो कहीं आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? थैंक यू सो मच श्रुतिका जी, आपने ये सवाल पूछा। आमतौर पे ये एक धारणा है कि भाई सुसाइड या आत्महत्या के बारे में किसी व्यक्ति से हम बात करें या चर्चा करें तो कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। ऐसा नहीं होता है। एक बात समझिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार जिस व्यक्ति के मन में आते हैं, उस व्यक्ति के मन में काफ़ी दुविधा होती है। मैंने जैसे थोड़े समय पहले समझाया कि उस व्यक्ति को अपना जीवन कंटिन्यू रखने में नहीं रखना है, ऐसे विचार आते हैं। उस व्यक्ति को मरना है, ऐसे विचार नहीं आते हैं। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, ऐसे वक्त में उसे किसी के पास अपने जो ख्याल है वो बांटना, शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की थी, आत्महत्या या मानसिक परेशानी से जुड़ी हुई जो स्टिग्मा है, बदनामी है, उस डर के वजह से कई सारी व्यक्ति अपने मन में ये जो नकारात्मक विचार आए हुए रहते हैं वो लोगों से शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको कभी भी लगता है आपके पहचान की कोई करीबी व्यक्ति शायद आत्महत्या के विचार उसके मन में चल रहे हैं क्या, अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो जैसे मैंने थोड़े समय पहले समझाया था, उस तरीके से आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। देखिए मुश्किल क्या होती है ना, आत्महत्या के बारे में जन जागृति कम है, तो हमेशा चर्चा भी गलत धारणाओं से ऊपर ही आधारित होती है।
जैसे कई लोग कहते हैं कि जिनका मन कमज़ोर होता है वही आत्महत्या करते हैं। ऐसा नहीं है, व्यक्ति का मन कमज़ोर हो गया इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। मैंने जैसे समझाया कि सुसाइड या आत्महत्या के विचार ये एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे है, परम स्थिति है, एक मानसिक स्थिति, मन के बीमारी की, डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया, बाकी जो बीमारियाँ है, बाकी जो कारण, तो ये इसका एक एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन है। तो हम उसे ये सोच कर नहीं बोल सकते कि ये कॉम्प्लिकेशन मतलब व्यक्ति का मन कमज़ोर है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँ, हमें सबको पता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर दवाई नहीं ली तो आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को समझ लीजिए हार्ट अटैक आया, तो क्या हम कभी ये कहते हुए सुना है किसी को, अरे ये कमज़ोर दिल वालों को ही हार्ट अटैक आता है? नहीं, हम क्या करते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाने के लिए हाथ पैर दौड़ाते हैं। उस व्यक्ति को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिले उसके लिए काम करते हैं। उस व्यक्ति को बाद में जाके कभी हम ये नहीं पूछते क्या कमज़ोर दिल है तेरा, हम ये पूछते हैं अरे भाई अब तबीयत कैसी है, दवाई ले रहा है कि नहीं। इस तरह से जानकारी लेते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं। तो सुसाइड के बारे में भी जब आप चर्चा करते हैं तो एक समझदारी भरे दृष्टिकोण से चर्चा करें। ये जो गलत धारणाएं हैं उसके ऊपर आधारित चर्चा है, इसे टालना है। तो ये जो धारणा है कि कमज़ोर मन वाले ही सुसाइड करती है, गलत धारणा है। ऐसी धारणाएं मन में ना रखें। एक और धारणा जो गलत है लोगों के मन में, और जो कई लोग इसके ऊपर मतलब इस गलत धारणा पे ही अपने सोच विचार रखते हैं, वो ये धारणा है कि बोलने वाले करते नहीं, जो बोलते हैं वो एक्सप्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। उन्हें उनकी जो तकलीफ़ है, ये जो एक्सट्रीम अति नकारात्मक विचार जो है, उस स्थिति से कोई तो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बताए, इसलिए कई बार वो एक्सप्रेस करते हैं, कई बार अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति व्यक्त करता है तो उसे हल्के में ना ले, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर तो ये जो धीरे धीरे जागरूकता के बाद अगर दृष्टिकोण जो चेंज करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की जो ये धारणाएं हैं, अलग अलग गलत धारणाएं, इनको भी धीरे धीरे करके सही दृष्टिकोण की तरफ बदलना ज़रूरी है। गलत धारणाओं को डिलीट करना है हमें। जी डॉक्टर कुमार, हमारे दोस्त लोग या फिर हमारे परिवार के कुछ सदस्य, हमें ऐसा देखने को मिलता है जैसे जो भी लक्षण आपने बताए, ये लक्षण हमें अगर उसमें दिखाई देते हैं और हमें ये पता चलता है कि हाँ आगे जाके ये सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है, तो ऐसे में बातचीत के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो बातचीत भी कैसे करते हैं ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें काउंसलर बनना नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोलती है कि उसके मन में सुसाइड के विचार आ रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, मजाक ना उड़ाए। ऐसे ऊपर की बात है बोल के छोड़ दे, ऐसा ना सलाह दे, उसे सुने। अगर थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं तो पूछिए कब से है, कितने समय से है, क्या लगातार चल रहे हैं, क्या मन में इससे जुड़ी हुई कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ तरीका है, क्या सोचा हुआ। तो इस तरीके से आपको जानकारी अगर हासिल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके आसपास की व्यक्ति सुसाइड करने के विचार कर रही है, ऐसा आपको पता चलता है, तो उसे अकेले नहीं छोड़ना है। हमेशा उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति को मौजूद रहना ज़रूरी है। तीसरी बात, उसके निकटतम परिवारजन जो है उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि इस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस विषय को प्रायोरिटी, प्राथमिकता के तौर पर ट्रीट करें, उसे प्राथमिकता के तौर पर जो है अपने कार्य में लाए। तो सबसे पहले अगर ऐसा पता चलता है तो साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत लेके जाए उस व्यक्ति को। साइकेट्रिस्ट मतलब मन का डॉक्टर। साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने के बाद फिर साइकेट्रिस्ट तय करते हैं कि किस तरह से आगे इसको मैनेज किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं
एक और इसमें सलाह मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के मन में सुसाइड के विचार आते हैं तो वो ये विचार शेयर कर सकता है, अपने दोस्तों से शेयर कर सकता है, अपने परिवारजनों से शेयर कर सकता है। और हाल ही में कई सारी सुसाइड हेल्पलाइंस 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, लगातार चलते रहती है। उन नंबर्स पे भी फ़ोन करके वो अपने ये विचार शेयर कर सकता है। आगे क्या किस तरह से मार्गदर्शन करना है, क्या करना है, उन सुसाइड हेल्पलाइन से भी जानकारी मिल सकती है। तो ये पता होना ज़रूरी है, ये जागरूकता होनी ज़रूरी है कि ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। डॉक्टर कुमार, हमारे दर्शकों को ट्रीटमेंट के बारे में और थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देंगे? जी, ट्रीटमेंट जो है वो साइकेट्रिस्ट, काउंसलर सबकी मदद से होता है। प्राथमिक तौर पे साइकेट्रिस्ट की ओर से अगर ट्रीटमेंट के तरीके देखे जाए तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसका उपयोग किया जा सकता है। दवाइयों की मदद भी ली जाती है। और कई बार पेशेंट की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद ये तय किया जाता है कि एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं है, या आ जाके इलाज हो सकता है। डिपेंड करता है कितनी तीव्रता है आत्महत्या के विचारों की, उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा काउंसलिंग भी चलती है, वो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग साइकोथेरेपीज़ होती है, वो साइकोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है, उनकी मदद से की जाती है। तो इस तरह दवाई, जो साइकेट्रिस्ट आमतौर पे दवाई के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, और समुपदेशन काउंसलिंग वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स उसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। तो इन दोनों का मेल बिठाकर ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सुसाइड, अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड के विचार व्यक्त किए हैं तो वो एक इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को छाती में दुखता है, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते तो हम उसे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है भाई, इस इमरजेंसी जैसे ट्रीट करते, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति मन में सुसाइड के या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, ऐसे इस तरह व्यक्त करती है, तो उसे भी इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना है और तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है। जी डॉक्टर कुमार, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं इस दिन पर एक मूल संदेश, काफ़ी बेसिक संदेश देना चाहूँगा, ये कि सुसाइड या आत्महत्या, इसकी रोकथाम हो सकती है, पॉसिबल है, इसे रोका जा सकता है। और दूसरा संदेश ये है कि सुसाइड ये मृत्यु के अनेक कारणों में से एक कारण है, तो उसके तरफ अपना नज़रिया, जैसे हम कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरते हैं तो उसको जितना नॉर्मल तरीके से देखते हैं, उसी तरह सुसाइड से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे भी नॉर्मल तरीके से देखिए। याद रखिए, मैंने इस पूरे इंटरव्यू में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा व्यक्ति सुसाइड करती है, मैंने कहा सुसाइड के वजह से उसकी मृत्यु होती है। ये दृष्टिकोण में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो जब जितनी हम जागरूकता इसके बारे में निर्माण करेंगे, जितनी इससे जुड़ी हुई गलत धारणाओं को करेक्शन या सही गलत धारणाओं को हम डिलीट करेंगे, समाप्त करेंगे और सही दृष्टिकोण निर्माण करेंगे, उतना ही सुसाइड के प्रति, आत्महत्या के प्रति, आत्महत्या प्रतिबंध के प्रति, रोकथाम के प्रति जागरूकता निर्माण होगी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के इस मौके पर डॉक्टर कुमार ने हमसे आत्महत्या, उससे जुड़ी गलत धारणाएं, उसके ट्रीटमेंट, उसके लक्षण, इन सभी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं श्रुतिका आप सभी से विदा लेती हूँ। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।